Hey guys, what's up? I hope everyone is absolutely fine. So, yeah, आ गए सारे. I'm very good. I'm great, absolutely. Okay. Hmm. Thank अजय, thank everyone. चलो छोड़ो छोड़ो, टॉक वॉक लगती रहेगी. ये डिस्ट्रैक्ट मत हुआ करो लाइफ में. ये सब नाटक तो चलता रहेगा. आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है? सो यही जिंदगी भर होली, दिवाली, रमजान, ईद यही चलता रहता है. किसी की कोई टॉक आ जाती है, किसी की शादी हो जाती है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, अपना काम करो यार. क्या रखा है किसी की टॉक में. चलो. सो विल डिस्कस टुडे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एजेंट्स ऑफ चेंज. ओके. सो ये सब तो चलता रहेगा. आप अपना फ्यूचर बनाओ, आप खुद टॉक दो जाके. क्या रखा है किसी की टॉक में, राइट? So brief description of agents of change in the atmosphere. We'll discuss about temperature and precipitation. All right, very very important indeed. So these are the two things which are like really really important. Okay. So कैसे कैसे सवाल पूछते हो आप मेरे से? फाउंटेन पे. ऐसा सच कहीं लिखा तो नहीं है प्रोस्पेक्टस में कि फाउंटेन पेन नहीं यूज कर सकते. ऐसा कहीं एक्सप्लिसिटली तो मेंशन नहीं है. बट पता नहीं, आप वहाँ इंक फैला के आ जाओ, कुछ कर दो तो पता नहीं मेरे को. तो आप पायलट V5 पायलट V7 क्यों नहीं यूज कर सकते? कोई दिक्कत है क्या उसमें? मतलब कोई इशू है या फिर कोई, मतलब क्या परेशानी है भाई लाइफ में? और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. ठीक है. Anyway, so brief description of agents of change in the atmosphere. So humidity, temperature, etc. तो अभी कोई मेरे से पूछ रहा था कि आप रोज अलग अलग पानी क्यों पीते हो? ठीक है. तो अब यही आंसर देता रहूँ कि कभी एक पानी क्यों पीता हूँ, कभी वो पानी क्यों पीता हूँ. मतलब ठीक है यार, लाइफ में और भी आगे बड़ी चीजें हैं. आगे बढ़ो, काम करो, ठीक है. सो बट एवरी टाइम आई डू दिस, लाइक पीपल आस्क दिस क्वेश्चन. पानी से पानी पीने की याद आ गई तो चालू करते हैं. सो द पॉइंट बीइंग कि वो, अब वो स्पार्कलिंग वाटर पियो, नॉर्मल वाटर पियो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट लोग उसी में कंफ्यूज रहते हैं. ओके. अपना आगे पढ़ाई करो. तो पीपल सी द थिंग इज दैट, जैसे मैंने आपको बताया था, योर ब्रेन ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट. ओके. सो योर ब्रेन ट्राइज टू डिस्ट्रैक्ट यू एवरी टाइम, लेफ्ट राइट एंड सेंटर. यू हैव टू गो अप. ओके. कुछ मेरी आदतें हैं जो पड़ी हुई हैं, उन आदतों का कोई लेना देना नहीं है किसी से. ठीक है. So let us get started. How did atmosphere came into being? Temperature, humidity, condensation, precipitation, etc. So importance of Earth's atmosphere, origin of Earth's atmosphere, phases of evolution of the atmosphere, important volatile compounds, origin of oxygen, change in early atmosphere. Now this is quite boring topic, but I'll try to make it as interesting as possible. और सुबह का भी करेंगे, ठीक है? So composition of the present atmosphere and structure of the present atmosphere. See, Earth has atmosphere. Atmosphere is connected to Earth because of gravitational force of the Earth. Okay. So air surrounding the Earth is called as the atmosphere, and Earth is connected to the gravitational force of the Earth. So plants require both CO2 and oxygen, and animals require oxygen for their survival, right? Okay, we don't need CO2 per se, but plant will die if there is no CO2. Plants are supposed to do photosynthesis, so they will die. So all life forms needs temperature, they need solar radiation to carry out their biophysical processes. Okay. And atmosphere will regulate the entry of solar radiation. This is very very important. Atmosphere acts like a blanket. It doesn't allow Earth to get too hot, neither too cold. Okay. I hope it is absolutely clear.
सो एटमॉस्फेयर क्या करता है, आपको एक ब्लैंकेट की तरह कवर करता है, कीप इट सर्टेन लिमिट्स। सो अगर बहुत ज़्यादा ठंड होने वाली होती है तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है अर्थ की सरफेस से उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होने देता, बिकॉज जो सोलर रेडिएशन है उसको फिल्टर आउट कर देता है, राइट। सो बोथ दीज पॉइंट्स आर एब्सोल्युटली क्लियर, दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. So, in the absence of atmosphere, extremes of temperature would exist between day and night over the Earth's surface. So, atmosphere will prevent harmful ultraviolet radiation from reaching the Earth. Right? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैंने बताया था आपको. Gamma rays, X rays, ultraviolet rays are very dangerous for your body, for your health. So someone needs to prevent it to reach. Sunlight is full of ultraviolet rays. If there is no ozone layer, if there is no atmosphere, we will not survive. Okay. So atmosphere also protects the earth from extraterrestrial objects, right? अगर आप एटमॉस्फेयर हटा दोगे तो अब तक हजारों हजार मीटियोरेट बन जाते, राइट. हजारों हजार मीटियोरेट बन जाते, राइट. हजारों हजार मीटियोरेट बन जाते. शूटिंग स्टार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, मून जैसी हालत हो जाती है. आपने मून को देखा है? आपने पूरे धब्बे ही धब्बे पड़े होते हैं मून के ऊपर, ऐसा लगता है किसी ने चथड़े उड़ा रखे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर रखे हैं बहुत सारे, राइट. सो दैट हैपेंस बिकॉज मून डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर. सो इफ देयर इज एनी meteor which gets attracted towards moon, it will become a meteorite, okay, because there is no atmosphere. So there is no way that it will get burnt up, okay. So please remember that. So origin of the earth's atmosphere, so it is described as a gas cloud or a solar nebula. फिर इसे पूरा solar system इससे बना है. So it was rich in primordial gas, it has the source of atoms, and ultimately it got solidified to form earth. Early atmosphere was formed by outgassing of gases from the earth itself. Is it clear? तो जो हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर बना था वो वॉल्केनिक इरप्शन से बना था. सो एक्सट्रीम वॉल्केनिज्म यूज्ड टू हैपन इन अर्ली अर्थ. अभी भी वॉल्केनिज्म होती है अर्थ के अंदर, बाय द वे, बट उस टाइम पे एक्सट्रीम वॉल्केनिज्म होती थी. So due to massive heating and fluid-like motion in the mantle, so early atmosphere was dominated by water vapor earlier, then the atmosphere was dominated by nitrogen, and it is thought atmosphere of Mars and Venus today are similar to the early atmosphere of the Earth because of the CO2. इतना ज़्यादा CO2 होता है. So it is said that what I am trying to say here. ठीक है. Now evolution of the atmosphere can be divided into separate origin, chemical, micro and bio. So let us discuss this. So biological era क्या होता है? जब पहले organism आ गए थे, that is called as a biological era. Alright, biological era is characterized by decrease in CO2 and increase in oxygen. So by the way, oxygen is a poisonous gas. Do you know this? For initial life, oxygen was a very big poison. So one person's poison is another person's amrit. Okay. Always remember that that is how history is written, because we people, मतलब इस लेवल की हिस्ट्री बता रहा हूँ ना मैं आपको. आपने वो लाइन सुना है? ये लाइन सुना है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स. ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स, ये लाइन सुनी है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स. So this is a very wrong statement, because whatever triumphs becomes the truth. All right. So this is the actual history. That is how it happens. So whatever triumphs becomes the truth. Okay. So this is the reality. So for example, let us say if Adolf Hitler would have won the World War II, then he would have been praised like anything. Do you understand? तो अपने ऊपर अच्छी बायोग्राफी लिखवाता, उसका स्टैच्यू बनता कि मैंने साइंस को एडवांस करवाया, मैंने ये बनवाया, ठीक है. सिमिलरली, बिकॉज मैं इस लेवल पे आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ, इस लेवल पे बायस बता रहा हूँ. ऑक्सीजन को हम ये बोलते हैं ना, ऑक्सीजन इज द लाइफ गिविंग फोर्स, ऑक्सीजन इज दिस, ऑक्सीजन इज दैट. सो पॉइंट इज कि oxygen is a very poisonous gas, because most of the organisms which evolved in the earth, they were they hated oxygen, they were anaerobes, okay, and they got destroyed left, right and center because of oxygen. So but we always say that oxygen is a very good gas, right? Oxygen is life. So this is the bias, because we won, and because we are the dominant species on the earth, that is why oxygen becomes life. मतलब किस लेवल पे हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको, अर्थ की हिस्ट्री बता रहा हूँ. ओके. So always remember that history is written by those who win, and for those who it is important. Otherwise, everything is nonsense. Let us say if USA was not a very strong country, so what they did in, let's say, Iraq, अब जब सद्दाम हुसैन को उन्होंने मारा था, आज से 16 साल पहले की बात है. So that can be considered as a terrorist attack. Do you understand? So 9/11 and what they did in Baghdad when they went to Iraq. So 9/11 में कुछ हजार लोग मरे थे, but in Baghdad, Iraq, like 10 times more people died, 10, 20, 30 times more people died. That is not considered as an act of terrorism, because obviously USA is a very powerful country
and it was sponsored by the government of the day. Do you understand? But because US is such a powerful country, so whatever they say, most of the countries will support. So that can be considered as an act of terrorism, and they went after what is called as weapons of mass destruction, and they did not find even a single weapon of mass destruction. Okay, so उसमें मूवी भी है मैट डेमन की, अगर कभी देखना हो देख लेना. But they found nothing, absolutely nothing, weapon of mass destruction. So the limited point I'm trying to make is that truth alone triumphs is a wrong statement. The correct statement is whatever triumphs become the truth. Okay. एग्जैक्टली संदीप सौरभ मिश्रा. अगर कल को कोई और स्पीसीज हीलियम ब्रीथ करती होगी फ्यूचर में, तो हमारे एक्सटेंड होने के बाद हीलियम लाइफ हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. So, for example, all the religions of the world, do you know they did not exist 4,000 years ago? None of the world religion existed 4,000 years ago. Do you know this? इंडस वैली सिविलाइजेशन बड़े हंसते हैं हमारे ऊपर. जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, उनके टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. None of them existed. None of them. Absolutely. मतलब उनके लिए राम कृष्ण ये सब नॉनसेंस था. Do you understand? For them, like Christianity, none of the religion mattered. Just 4,000 years ago. I'm not even saying कि मैं आपको 50,000 साल पहले लेके जा रहा हूँ, 1 लाख साल. जस्ट 4,000 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. एक भी रिलीजन नहीं था. बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियन, ओके, इस्लाम, सिखिज्म, none of the religion existed. It's just last 2,000 years, that's it, when religion became such a huge important part. So the point which I'm trying to say is that whatever triumphs become the truth. Do you understand? Whatever triumphs becomes the truth. That is the reality. कल को जब मान लो 100 साल के बाद 90% ह्यूमैनिटी एथिस्ट बन गई, तो लोग हंसा करेंगे हमारे ऊपर कि रिलीजन के नाम पे ये करते थे, वो करते थे. समझ रहे हो? हमें गधा समझेंगे, जैसे हम गधा समझते हैं 100 साल पहले वाले लोगों को, और उससे 100 साल पहले वाले लोगों को वो लोग गधा समझते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ठीक है? सो इन द डेवलपमेंट ऑफ द, अच्छा सर, आई सिली डाउट पॉल्यूशन कहीं और करते हैं और ओजोन होल पर क्यों होता है. इसका मैंने आंसर दे चुका हूं आपको, अगर आपने मेरी क्लास किसी ने अटेंड करी होगी तो. आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली. मैंने उस टाइम भी बताया था कि आपको एग्जैक्टली क्या है. सो बताया तो था, चार्जेस विल रन फ्रॉम द ग्राउंड टू द, like there will be an interchange of the charges in this case. Okay, so that's how the electricity will get transferred. Anyway, आज थोड़ा सुबह का भी बचा हुआ है, थोड़ा जल्दी चलते हैं. So absence of a captured primordial atmosphere, secondary atmosphere, origin, early composition, rise of molecular oxygen, photochemical production, then photosynthesis, etc. So secondary atmosphere came about when a lot of organisms came up, and you don't have to worry about it. So this is another so Earth's original atmosphere was rich in methane, ammonia, water, but it lacked free oxygen. Can you see this? So hundreds of millions of years separated the first biological production of oxygen and its accumulation in atmosphere. Earth was made up of largely by nitrogen and CO2. But when photosynthesizing organisms started, that's where CO2 was replaced with oxygen. समझ रहे हो? So they basically introduced this poisonous gas called as oxygen. So, and oxygen gets produced through photosynthesis. Obviously बात है. So always remember that. So, and this basically became the innovation in the evolution of life on earth, because oxygen is very important gas for us. So this event is also called as the great oxidation event. It is the most significant climate event in earth's history. Okay, you, me, life in the current form would not have existed if oxygen did not come. Can you see this? Can you see this? Oxygen was poisonous for most of the anaerobic organisms which lived at that time. So उन बेचारों की ऐसी तैसी हो गई, and most of them got extinct because oxygen came about. Now this history is not told to us because they are not important. Okay, so cyanobacteria belongs to Earth's oldest organisms. Please remember this. Anaerobic का मतलब होता है जो बिना ऑक्सीजन, जिनके लिए जहर है, जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकते हैं. Phytoplanktons lie oxygen. Yes, like other also some algae, some basic phytoplanktons, etc. Fresh oxygen is found in Himalayan region. There is no fresh oxygen as such. Okay, so everywhere there is fresh oxygen only. There is no old oxygen. ऐसे नहीं होती कि पुरानी ऑक्सीजन है, नई ऑक्सीजन है. Anaerobic, there are a lot of such bacteria, whatever
इन लाइक जो आपके टिटनेस वगैरह के बैक्टीरिया होते हैं, दे आर स्टिल एनारोब्स. ओके, ऐसा नहीं कि सारे एनारोबिक बैक्टीरिया चले गए. जैसे आपको जो टिटनेस होता है, टिटनेस सुना है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एनारोबिक बैक्टीरिया. So they are still present today, and okay, and they are the oldest organisms. They produced oxygen, and they are responsible for life as you know it. So a lot of changes happened in early atmosphere. You can just go about it, but this is the current one. Okay, 78%, 20.94%, 0.95%. Water vapor can vary 5% also. CO2 is around 400. Okay, parts per million. Parts per million बोलते हैं इसको. Okay, so this is how your atmosphere is organized, isn't it? So this is how, okay, your atmosphere is organized. Technically speaking, इतना ही आपका atmosphere होता है. Is it absolutely clear? ये सब time pass है. This is more like space. Okay, but this is your actual atmosphere where like 90% of the weight of the atmosphere is there. ये बहुत ही spread out होता है, thermosphere, ionosphere, exosphere. So ये भी अर्थ का ही पार्ट है, बट टेक्निकली स्पेस भी यहीं चालू हो जाता है. ठीक है. तो ट्रोपोस्फेयर 8 से 18 के बीच में वेरी करता है. 8 होता है पोल पे. ठीक है. तो इसका मतलब अर्थ फ्लैट होती है ना, अगर आपने कभी देखा हो तो पोल्स के ऊपर, जैसे जो अर्थ होती है वो चपटी होती है, यहाँ पे ऐसे होती है पोल्स के ऊपर, थोड़ी सी फ्लैट होती है, और यहाँ पे थोड़ा बल्ज होता है. अगर एक्चुअली आपने कभी अर्थ की फोटो देखी हो, देयर इज स्लाइट फ्लैटनिंग ओवर देयर. सो यहाँ से तो डिस्टेंस होता है सिर्फ 8 किलोमीटर्स, और इक्वेटर पे उसका डिस्टेंस हो जाता है 18 किलोमीटर. समझ में आ रहा है पॉइंट? So heated air at the equator also rises to the greater heights, but Earth is slightly flattened at the poles also. Okay, Earth is not a perfect sphere. Earth is not a perfect sphere. Okay, Earth has a space shape which is called as geoid. So temperature falls around 6 degrees Celsius per kilometer. So please remember this, 6 degrees Celsius per kilometer in troposphere. ठीक है. So obviously this is not like a fixed thing. ऐसा कुछ नहीं कि मतलब इतना गिरना निश्चित है, तय है, बट हाँ मतलब रफली इतना गिर जाता है. So it is atmosphere for all intent and purposes is just troposphere. Is it clear? Atmosphere for all intent and purposes is just troposphere for you. Everything which you ever know, like rainfall, fog, hailstorm, clouds, most of this is there. Okay. हाँ हाँ वही. It is like 6.5 to be very very precise. But you can, what you do is that per kilometer पे आ जाएगा ये. So yeah. So troposphere is marked by temperature inversion, turbulence, eddies. See, the thing is, right now we are focusing on environment. This I am just touching geography. समझ रहे हो? तो कोई एक्सप्लिसिटली मैं आपको ज्योग्राफी के अंदर घुस के पढ़ाता तो वो अलग चीज होती है. मैं जल्दी से आपके कुछ कॉन्सेप्ट ब्रश अप करवाना चाहता हूँ. दैट्स ऑल. यू डोंट नीड टू बी सॉरी, बट जैसे मान लो कोई आपको साइंस पढ़ा रहा है और उसके बीच में हिस्ट्री पढ़ा दी उसने 2 लाइन, तो दैट इज नॉट द इंटेंशन कि आपको अच्छे से पूरी हिस्ट्री उसी टाइम पढ़ा दे. सो इंटेंशन हियर इज जस्ट टू लाइक गिव यू बेसिक आइडिया. ओके. So this start from like 20 kilometers up to 50 kilometers from the Earth's surface. The temperature will increase here and so on and so forth. Then ozonosphere is part of it, stratosphere. Okay. So 15 से 30 किलोमीटर होती है. 90% of atmosphere ozone is here. So let's say ozone is also very good gas, right? Ozone की बहुत तारीफ होती है. But do you know ozone is very poisonous to us? If you actually breathe ozone, you will face lot of issues. You can die also. ओजोन इज अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस. तो गलती से ओजोन मत सूंघ लेना लाइफ में. ठीक है. सो ऑक्सीजन इज वेरी गुड, एंड विदाउट ऑक्सीजन द लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट. यू विल डाई विद इन अ फ्यू मिनट्स. बट ओजोन इज अ वेरी वेरी पॉइजनस गैस. प्लीज रिमेंबर दैट. ओके. सो ओजोन ऊपर होती है तो अच्छी होती है, ओजोन नीचे होती है तो बर्बाद कर देती है. ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज गुड, ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर इज बैड. दिस इज a simple line which UPSC will ask you. Because in stratosphere you don't have to breathe it, so it will block certain types of ultraviolet radiation. Okay, it is also called as chemosphere sometimes. The temperature rises in this layer, then you have, okay, so all right, समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ओजोनोस्फेयर जो है वो कोई अलग से लेयर नहीं है, बाय द वे, कई लोग परेशान हो जाए. स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट है ओजोनोस्फेयर. ठीक है. So mesosphere goes up to 80 kilometers, temperature falls drastically. So troposphere में कम होता है,
स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ जाता है, मीजोस्फेयर में कम होता है, थर्मोस्फेयर में बढ़ जाता है। इज इट क्लियर? सो इट ऑल्टरनेट्स। फॉर एग्जांपल ट्रोपोस्फेयर में कम हुआ, स्ट्रेटोस्फेयर में बढ़ गया, फिर मीजोस्फेयर में कम हुआ, थर्मोस्फेयर में बढ़ गया। ये लेयर इज वेरी नोटोरियस बिकॉज जो मीटियोराइट्स होते हैं, सो दे मीटियोर्स जो होते हैं, रादर मीटियोराइट तो बन ही नहीं पाते, सो दे बर्न अप इन दिस लेयर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो इसको याद रख लेना। सो इस लेयर में वो बर्न अप हो जाते हैं and they are not left with anything. Okay, so please remember this, and there should not be any doubt about it. Okay, so they burn up in this layer, the meteors, they burn up in this layer. Okay, in thermosphere there is rapid increase in temperature, and it includes a layer called as ionosphere, and it is very important for radio communication. Auroras are observed in the lower part of this layer. Atmosphere is extremely rarefied, a person will not feel warm. Is it clear? Despite the fact ये भी बताया था high temperature होता है, but you will not feel the warmth. Ionosphere is part of the thermosphere. It is electrically charged layer. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to the earth by this layer, and temperature again starts increasing with height because of radiation from the sun. That is your ionosphere. So please remember this. Okay, so it is also quite simple. एक्सोस्फेयर इज नथिंग बट स्पेस, मतलब एक्सोस्फेयर के अंदर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, so obviously it is not part of atmosphere technically speaking, right? The uppermost layer goes up to lot, there is no clear cut boundary, it is extremely rarefied, temperature gradually increases, and ISS orbits within exosphere, etc. So important facts is the layer closest to surface is troposphere. It contains 80% of the atmospheric mass. Can you believe it? 80% of the atmospheric mass is just in troposphere. Okay. Stratosphere contains most of atmosphere's ozone. Then mesosphere and thermosphere are there. They have a lot of charged atoms, molecules, ions. Okay. The lower part of thermosphere is called as ionosphere. It is very important for radio communication. Now let's talk about temperature. Incoming solar radiation is called as insolation. Incoming solar radiation is called as insolation. Then heating, cooling, heat budget, temperature inversion. तो हम एक एक करके अब टैकल करेंगे इसको, ठीक है? The sun is the primary source of energy. Okay, so please remember this. Okay, so sun is the primary source of energy on earth. The energy is radiated in all directions into space through short waves. This is called as incoming solar radiation or insolation. Okay, incoming solar radiation also called as insolation. So very less energy reaches on earth as compared to the sun's output, but ये जो थोड़ी बहुत भी आती है, each and everything whatever happens on earth is because of this energy, right? Whether it is wind, whether it is ocean current, whatever you want to say, so everything on earth is happening because of this. So that is like very very important. The earth receives a very small amount of insolation compared to that radiated from the sun, and water vapors, dust particles, ozone, other gases present in the atmosphere, they absorb a small amount of insolation. ठीक है? So earth receives a very small amount of insolation compared to that radiated from the sun, because we are very far away from the sun, and we are very small. बट इसका एक इलाज होता है बाद में, इसको बोलते हैं डायसन. ओके, तो ये आप बना सकते हो, ठीक है? सो आप इफ यू वांट तो बना सकते हो बाद में, मतलब ऐसा नहीं है घर की वो नहीं है, ठीक है? एनीवे, so if you just put it around the star you can suck everything. Some people call it Dyson swarm, but it's not for you, don't worry about it. Now what are the factors which will influence insolation? So you remember that equator and tropic of Cancer and tropic of Capricorn के बीच में जो अर्थ का पोर्शन होता है उसमें मैक्सिमम इंसोलेशन होती है, राइट? तो ट्रॉपिकल जोन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो होता है, बीच में इक्वेटर आ जाती है, इस जोन में सबसे ज्यादा इंसोलेशन होता है. And obviously it will vary from place to place. It gradually decreases towards the pole. It is always more in summers, less in winters, right? Common sense है. So factors influence like duration of the day, transparency of the atmosphere, angle of the incidence. So let's say भी दिल्ली की जैसी हालत हो गई तो उसमें इंसोलेशन नहीं आता ना नीचे. You will feel like the sun is not visible, nothing is visible. So transparency of the atmosphere is very very important. On night time obviously कहाँ से आएगा, and angle of incidence is also very very important.
So for example, when sun is almost overhead, which is at noon, the rays of the sun are vertical, right? So you will find like very high at that time. If the angle of incidence is large, they are concentrated in a small area. Okay, so that is the focus which you can do, and it will depend. If the sun's ray are very oblique, the angle of incidence is small. Sun rays have to heat up a great area, isn't it? So जितना डायरेक्ट होगा उतना बेटर रहेगा. एंड जितना शॉर्ट पाथ ट्रेवल करना होगा ना, जितना शॉर्ट, बस ये याद रख लेना, जितना शॉर्ट पाथ उसको ट्रेवल करना होगा जो आपके जस्ट सर के ऊपर है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डू यू अंडरस्टैंड? जितना शॉर्ट पाथ आपको ट्रेवल करना होगा उतना ही कम रिफ्लेक्ट होगा, isn't it? So rays, longer the path of the sun's rays, greater is the amount of reflection and less will reach at the earth, isn't it? Atmosphere पी जाएगा ना, atmosphere पी गया तो अर्थ पे तो कम आया. So intensity of insolation is less at that place. Very simple funda. Shorter the path, higher the insolation, because atmosphere को उसको पीने का उतना टाइम मिला नहीं. Okay. So this is a fact which you can remember, sir. Okay, sir. तो ये आप याद रख लेना. Now let's talk about transparency of the atmosphere. So it depends upon cloud cover, its thickness, dust particles, water vapor, etc. So thick clouds will hinder the insolation from reaching the earth, and a clear sky will help it to reach the earth's surface. And water vapor will absorb incoming solar radiation and will result in less amount of insolation reaching the surface. Okay? So this is your transparency. So very very important. The transparency depends on cloud cover, thickness, dust particles, water vapor. So thick clouds will hinder insolation, and while a clear sky will help it to reach the earth's surface. And समझ गए ना, जितना ज्यादा क्लाउड कवर होगा उतना ही कम इंसोलेशन आएगा, और स्काई क्लियर रहा तो आराम से बढ़िया आ जाएगा. वाटर वेपर रही तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेंगे इंसोलेशन को. डू व्हाई? अच्छा, बाय द वे, यू नो ना, वाटर वेपर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट लाइक प्रिडोमिनेंट वन, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है. So they have more greenhouse effect than carbon dioxide also. ठीक है, but because it is naturally present, so you don't have to worry about it. So जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, that is not because of water vapor, that is because of carbon dioxide. ठीक है, कार्बन, एक नेचुरल वार्मिंग भी चाहिए ना आपको अर्थ की, वरना अर्थ का टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाएगा जो +15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन्ड है. तो वाटर वेपर और इन्हीं की वजह से तो है. So our atmosphere gets heated by 4 heating process: radiation, conduction, convection, advection. जल्दी से करते हैं. So radiation is the simple solar radiation reaching the earth. Okay, so that is called as radiation. Heat is transmitted directly without through empty space. Okay, so आप समझ रहे हो ना? So radiation तो होगा ही. All objects will emit this, and insolation which reaches the earth surface is short wave. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जो हमारे अर्थ पे सन से आती है वो शॉर्ट वेव होती है, बट जो हीट अर्थ रेडिएट करती है वो लॉन्ग वेव होती है. इज इट क्लियर? सो एटमॉस्फेयर शॉर्ट वेव को तो आने देता है बट लॉन्ग वेव को जाने नहीं देता. ये बहुत मजे की बात है सर. सो एटमॉस्फेयर शॉर्ट वेव्स को आने तो देता है बट लॉन्ग वेव को जाने नहीं देता. सो दैट इज व्हाई अर्थ रिमेन्स वार्म, अदरवाइज वी विल बिकम वेरी वेरी कोल्ड, लाइक मार्स, लाइक मरकरी, ओके, लाइक मून, एक्सेट्रा. So terrestrial radiation, okay, which heats up the atmosphere more than the incoming solar radiation. Is it clear? So terrestrial radiation जो अर्थ की तरफ से जा रही है, that will lead to, by the way, Mercury is very cold. Okay, a lot of people think that it is very hot, but Mercury in the daytime will be very hot, but in the night time will be absolutely cold. Okay, despite the fact it is next to sun, it will become very very cold. Okay, because it does not have any atmosphere. Now let's talk about conduction. See, conduction is very simple, right? So let's say if I am, can you see this bottle? So this is example of conduction. Okay, so this is very cold right now, so it is hitting my hand. So this is example of conduction. Okay, so heat energy flows from the warmer object to the cooler object. This process is called as conduction. Okay, so please remember that. So, and this is very minor method of heat transfer. Now convection is also a huge. Okay, so convection is like the air से जो होता है. Do you know air is responsible for maintaining the heat balance of the earth, because warm air will rise
and there will be continuous intermixing of air. Similarly, ocean currents also. So there will be continuous intermixing of cold current and warm current, etc. Okay. So very, very important. Okay. So cooler air comes down to fill the vacuum, and this cyclic movement will transfer heat from the lower layers to the upper layer. It will heat up the atmosphere. Okay. So ये तो आप अच्छे से याद कर लेना. Now advection ऐसे कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. So wind carry the temperature of one place from that place to another. The temperature will rise if it lies in the path of the winds, and temperature will fall if the place lies in the path of the winds blowing from the cold region. Right? Common sense है. So don't worry about it. What is heat budget? The insolation is incoming solar radiation, and Earth radiates it in the form of terrestrial radiation. So balance between insolation and terrestrial radiation will be the heat budget, right? जितनी आई और उतनी छोड़ दी उसका जो बैलेंस है वो हीट बजट हो गया. So this is called as a heat budget. So let us say 100 units I insolation. This is a very important example, so pay attention to it. Is it absolutely clear? तो मान लो सन ने आपको 100 पैकेट भेजे, ठीक है, 100 पैकेट भेजे आपको एनर्जी के, हीट के, तो उसमें से 35 तो आपने तुरंत रिफ्लेक्ट कर दिए स्पेस में. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो सिर्फ 65 बचे, राइट? अभी 35 जो चले गए उसमें से 6 तो जो टॉप एटमॉस्फेयर से होता है, 27 क्लाउड से होता है, और 2 जो है वो स्नो और आइस से होता है. डू यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड्स नाउ? सो इफ यू हैव क्लाउड्स 1/4 तो ऐसे ही लात पड़ जाती है सर. And why snow and ice covered surface? Because they have the highest possible albedo value. Highest possible albedo value इन्हीं की होती है नेचुरल सब्सटेंस में, बिकॉज ऑफ द फ्रेश व्हाइट स्नो. फ्रेश व्हाइट स्नो की नेचुरल सब्सटेंस, अगेन अगेन आई एम बार्किंग लाइक अ डॉग. अगर कोई बोले आपसे डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस टू मैन, दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? It is an absolutely wrong statement. Diamond is not the hardest known substance to the man. We have made much harder substances, but they don't occur naturally. Is it absolutely clear? So naturally word is very important, because artificially you can create much harder substance than diamond also. Please remember this, diamond is the naturally occurring hardest substance. Similarly, fresh white snow has the highest reflective value, also called as albedo value. It can reflect 90% of the light falling on it. Okay, 90% तक जो लाइट उसके ऊपर गिर रही है एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाएगी. सो अगर 100 लाइट सन से आई तो 35 तो वापस स्पेस में चली गई, राइट? अर्थ पे आई ही नहीं. 6 यूनिट वर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टॉप एटमॉस्फेयर, 27 फ्रॉम क्लाउड्स एंड 2 फ्रॉम स्नो. सो बची कितनी? 65, राइट? 65 में से जो बच गई 51 ही अर्थ पहुंचती है. सो 14 जो है वो वेरियस गैस, वेरियस डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट? तो अर्थ की सरफेस पे कितनी पहुंची? मात्र 51. डू यू अंडरस्टैंड? मात्र 51 अर्थ की एटमॉस्फेयर पे, अर्थ की सरफेस पे पहुंची है. ओके. अर्थ इन टर्न विल रेडिएट दिस 51. 17 विल गो टू द स्पेस, 34 इज एब्सॉर्ब्ड. इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? सो 14 is absorbed through the various gases when it is incoming, and 34 is absorbed when it is outgoing. So total कितना absorb हो गया? 48, isn't it? So 48 goes back to the space. So please remember this, 34 units are absorbed by the atmosphere and remaining 17 units directly go to space. ये समझ में आ गया? So 51 units will reach the Earth's surface, out of which 34 is absorbed by the atmosphere and remaining 17 units directly go to the space. So 34 is absorbed by the atmosphere. Okay. So Earth, अब जो atmosphere है, that will also radiate 48 units back to space. So please remember this. Okay. So this is very, very important. So please remember this. So very, very important, the entire heat budget. इसको 2-3 बार और पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से इसमें रट्टा लग जाएगा. Don't worry about it then. So in the tropical region, amount of insolation is higher than the amount of terrestrial radiation, and in the polar region, heat gain is less than the heat loss. So it is in the region of deficit heat. So please remember this. Common sense, right? So it creates an imbalance. अगर ऐसे imbalance चलता रहेगा तो हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है वो 50 डिग्री 100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, और जो पोल है वो -100 डिग्री पे पहुंच जाएगा, isn't it? अगर नॉन स्टॉप हीट बैलेंस बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो जो आपका इक्वेटर है वो तो 100 डिग्री पे पहुंच जाएगी,
और जो पोल है वो -200 पे चला जाएगा। कॉमन सेंस तो यही बोलता है, राइट? बट ऐसा होता नहीं है, राइट? आपने 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं देखा होगा इक्वेटर पे, 24 डिग्री 25 डिग्री देखा होगा, राइट? व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज दिस डेफिसिट ऑफ द हीट गेट्स ट्रांसफर्ड from the tropical region to polar region, there is an interchange. So insolation creates an imbalance, so this gets nullified by wind and ocean current. So अगली बार आपसे पूछें कि अर्थ पे क्या वो दो चीज हैं जो कि ये सब कुछ करती हैं, तो आंसर है उसका आंसर है सर विंड एंड ओशन करंट्स. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडीड. सो विंड एंड ओशन करंट्स. So distribution of temperature across the latitude is called as horizontal distribution. Factors responsible for uneven distribution of temperature are latitude, land, sea contrast, relief, altitude, ocean currents. Okay. So latitude is obviously one of the biggest region, isn't it? One of the biggest region is latitude. If you are near equator, there is a very good chance that you will be warm. If you are near poles, there is a very good chance you will be cold. And there are other reasons also like wind, vegetation, nature of the soil, slope aspect, etc. See, latitude में क्या होता है? As the angle of incidence goes on decreasing from equator towards the pole, temperature also decrease. Already मैं cover कर चुका हूँ ये सब कुछ. फिर लैंड एंड सी कॉन्ट्रास्ट आपको पता ही होगा, जैसे मुंबई वगैरह में होता है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज एक्सेट्रा, यू कैन जस्ट कवर इट. देन रिलीफ एंड एल्टीट्यूड, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इक्वेटर पे हो चाहे पोल पे हो, अगर आप कहीं से भी 10 किलोमीटर ऊपर उड़ जाओगे तो आप सबको वही माइनस टेम्परेचर मिलने वाला है, isn't it? It will be brutally cold. Okay. तो आप समझ नहीं रहे, आप एक छोटे से बबल में रहते हो जो कि सिर्फ 8-10 किलोमीटर लंबा है. आप समझ पा रहे हो पॉइंट? एक छोटा सा बबल है, मतलब जैसे संतरे का छिलका होता है ना, तो हम उस छिलके में रहते हैं. दैट्स इट, विच इज जस्ट 10 किलोमीटर लॉन्ग. उसके भी कहीं पे भी चले जाओगे तो इट विल बी वेरी वेरी कोल्ड. ओके, so it is a very very small, that is why I kept on saying biosphere. Do you understand biosphere? So if you go 1 kilometer deep or 5-6 kilometers above, there will be no life, right? अगर आप 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे कोई लाइफ नहीं मिलने वाली. 1-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर नीचे चले जाओगे तो भी कोई लाइफ नहीं मिलेगी आपको. ठीक है, मैं लैंड की बात कर रहा हूँ. पानी में मैक्सिमम 10 किलोमीटर नीचे आपको ज्यादा लाइफ नहीं मिलेंगी. ठीक है, 10 किलोमीटर के नीचे के बाद तो मैरियाना ट्रेंच ही खत्म हो जाएगा, तो वहां पे कौन सी लाइफ मिलने वाली है आपको. सो डू यू अंडरस्टैंड, सच अ स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ, diameter of earth is more like 12,800 kilometers, isn't it? Or biosphere is what I am saying is like 20 kilometers. So 20 kilometer out of 13,000 तो कुछ नहीं है ना. आप पॉइंट समझ रहे हो? It's nothing. So that is why life exists in a very very limited portion of earth. It does not exist throughout the earth. कई लोगों को लगता है it exists in a very, जैसे संतरा होता है ना, ऑनियन क्या बोलते हैं, ऑरेंज, उसका जो पील होता है, so that is a good example. So just पील में आप रहते हो, पूरी अर्थ में नहीं रहते. So this is the diameter of the earth. 12,900 के करीब पड़ता है. But anyway, you don't have to worry about 12,800, 12,900. That is not important for you. But हाँ, चालू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. So mountain act as a barrier and so on and so forth. Average rate is 6.5 degrees Celsius per kilometer altitude as you go from above sea level, etc. Then ocean currents, winds, vegetation cover, nature of the soil aspect, etc. Then there is vertical distribution of temperature. It's about 6.5 degrees Celsius per kilometer, right? So this goes on. This is only applicable, by the way, till the first layer, troposphere. ठीक है? It is not applicable in stratosphere because the temperature increases over there. So वहाँ पे गधों की तरह मत करके आ जाना कि 100 किलोमीटर के ऊपर. एक मेरे को आज भी याद है. So मैंने यहाँ पे लिखवाया 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. ठीक है, तो माइनस हो गया, राइट? मान लो 0 से चालू किया तो माइनस माइनस माइनस, तो 10 किलोमीटर पे कितना होगा? -65, isn't it? Which is reasonable. इतना हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है. हो सकता है कहीं आप सर्बिया और भी चालू करो तो हो जाएगा, बट साइबेरिया, सॉरी. तो उसके बाद अगर आप एक और 0 लगा दोगे तो -650 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट? So that is a very gada logic because such temperature cannot exist in physics. Okay, so the lowest temperature which can exist in physics is this. The theoretical temperature 273.15 degrees Celsius. It's a theoretical temperature. Okay, इसके नीचे तो टेम्परेचर जा ही नहीं सकता. तो ऐसे मतलब मत कर देना 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 50 किलोमीटर करके और उसको 350 325 करके आ गए, सब मत कर देना. ठीक है, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट लेयर. कई लोग इसको मैथ लगा के आ जाते हैं वहां पे, फिर दिक्कत हो जाती है.
So the following factors lead to quick radiation of heat from the Earth's surface: lower layers of the atmosphere cooling the air. So long winter night, clear sky, dry air, absence of winds. Upper layers which do not lose their heat so quickly are comparatively warmer. So normal condition in which temperature decreases with increasing height is reversed, right? बताया ना मैंने आपको, पहले तो टेम्परेचर कम होगा फिर बढ़ जाएगा. And there are a lot of examples, especially it also happens at intermontane valleys also. So mountain valleys में भी होता है. Now this is the most important part. One is temperature, other is precipitation. मैंने आपको बताया था ना. See, obviously altitude, latitude वो सब तो है, but ultimately if a biome, अगर आपको मेरे को सिर्फ आप ये दो चीजें दे दोगे, so I can give you a rough idea of how the biome will look like. समझ रहे हो? If you just give me temperature and precipitation, so for example, whenever the rainfall is less than 25, or so it is 100% guaranteed it will be desert, isn't it? जैसे मैंने आपको बताया था. So now based on the temperature you can determine whether it's going to be a cold desert or it's going to be a hot desert. So these are the things which you can cover very quickly. So water vapor in the atmosphere, humidity, evaporation, condensation, precipitation, etc. So humidity, condensation, precipitation, all these are like some of the important points. ठीक है sir? So water vapor in the atmosphere, what is the significance of water vapor? So it absorbs a significant portion of both incoming solar energy and outgoing earth radiation. ठीक है? So there is an incoming solar energy and outgoing earth radiation. So please remember this, very very important. Okay. So it prevents great losses of heat from the Earth's surface, helps to maintain suitable temperature, and the amount of water vapor present in the air affects the rate of evaporation, determines the potential capacity also. Now let's talk about humidity. So heat energy radiated from the sun changes water into water vapor. Okay. So it changes water into water vapor. Okay. So please remember that. And these invisible water vapor which are present in gaseous form at any place or time is termed as humidity. So this is very simple. ठीक है? So heat energy radiated from the sun changes water into water vapor. So invisible water vapor in the gaseous form is called as humidity. So please remember that. नहीं, humidity is water vapor. यार पानी है. PM 2.5 कहाँ से आ गया इसमें? This is पानी. Do you understand? ये पानी है सर, पानी. Water है, H2O है. Humidity में और कुछ नहीं होता. It is just H2O. That's all. So it indicates how damp or wet the air is. That's all it indicates. Okay. So then there is something called as absolute humidity. It is a useless metric, not important for you. The relative humidity is very important, right? So it is very important and reliable measure of atmospheric moisture. So इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना एक बार, ठीक है? So please remember that if let us say you are already holding the maximum possible air which you can, so it will be said that your relative humidity is saturated. Do you understand? Let us say you can hold 100, but you are only holding 10. So your relative humidity is low. If you are holding 100, then you are at saturation point. Okay. So please remember that. Now let us say if the temperature increases, then the relative humidity will decrease. Is it clear? If the temperature increases, then relative humidity decreases. This is the only line which you need to remember. Okay. So please remember that if the temperature increases, then the relative humidity decreases. Now evaporation we have already covered. Any temperature less than boiling temperature पे evaporation होने लग जाता है, तो उसमें आपको इतना पढ़ने की कोई लोड नहीं है. But yeah, any temperature below the boiling temperature you will see evaporation. ठीक है? So process in which water changes from its liquid state to gaseous form and rate of evaporation is higher over water bodies than on land. Hot air is capable of holding more moisture. Okay, so the rate of evaporation is more in summers than in the winter. So aridity or dryness of the air also increases the rate of evaporation. Wind also affects the rate of evaporation. The cloud cover prevents solar radiation. It influences the air temperature. So it indirectly controls the process of evaporation. Okay, then you have condensation. It is the reversed. ये सब पढ़ चुके हैं हम by the way. ठीक है? What is dew, frost, mist, fog, smog, clouds, precipitation, different forms, etc. Types of rainfall, convectional, orographic. This is all purely geography. Cyclonic frontal. So सुबह कुछ थोड़ा टॉपिक छूट गया था, तो I'll try to cover that first because that is very very important for your ecology and environment. Okay.
सो मैंने बोला था रात को पढ़ाऊंगा मैं, तो हेयर आई एम। सो ये हम इतना पढ़ चुके थे, इसका इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट और ये सब करवा दिया था। इवोल्यूशन में हम बात कर रहे थे नेचुरल सिलेक्शन की, फिटनेस वगैरह की बात हो रही थी, तो ये सब हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। स्पीसिएशन में मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे आपको। एक्सटिंक्शन पे आते हैं, ठीक है। सो हाउ डज एक्सटिंक्शन वर्क्स? So extinction basically works when you are no longer able to compete, right? So process by which a species dies out or become extinct is called as extinction. So since the evolution of life on Earth, new species having better adaptability to the environment, they have replaced the old forms of species. Is it absolutely clear? So इसमें हर तरह से एक्सटिंक्शन होता है। जब क्रिकेटर अच्छा नहीं खेल पाता तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, राइट? जब कोई टीचर 10 साल से अच्छा पढ़ा रहा हो बट वो नहीं पढ़ा पाता तो वो एक्सटिंक्ट हो जाता है, राइट? जब एस्पिरेंट आप 2 साल पढ़ के तीसरे साल आपका गिव अप हो जाता है पढ़ाई से, तो आप एक्सटिंक्ट हो जाते हो यूपीएससी की रेस में, राइट? कुछ कंपनीज आती हैं जैसे कोडैक वगैरह थी या नोकिया वगैरह थी, वो एक टाइम पे बहुत थी बट वो अडेप्ट नहीं कर पाई तो एक्सटिंक्ट हो गए, राइट? द पॉइंट बीइंग एक्सटिंक्शन इज नॉट लिमिटेड टू biological sphere, it happens everywhere. Wherever there are limited resource, listen to this line very carefully. Whenever there are limited resource where demand outstrips supply, competition ensues. And because there is competition, one person will always perform better than the other person, and that will lead to a competitive advantage. It will get him to reproduce more in nature, and because of that, they will leave more progeny, and eventually the other person will not be able to leave much progeny, and the species or that individual might go extinct. Is it clear? Whenever there are limited resources in life, where demand is more than supply, competition ensues. Whenever there is a competition, one individual has to perform better than the other individual. Okay, whether it is football, whether it is cricket, whether it is UPSC, right? We don't allow ties, right? कोई ना कोई टाई ब्रेकर होता है। यूपीएससी में सेम मार्क आ गए तो कोई टाई ब्रेकर डाल देते हैं। फुटबॉल में सेम मार्क्स आ गए तो आपका पेनल्टी शूट आउट हो जाता है। क्रिकेट में सेम मार्क्स आ गए या सेम रन बन गए तो सुपर ओवर हो जाता है, समझ लो। सो दे डोंट अलाउ, so competition has to do, okay? And it occurs naturally. It's not like you and me have made this. It occurs naturally. And which competition is more dangerous? So let's say lion is killing deer, okay, and let's say lion versus lion. So basically this is the worst form of competition, okay? So intra-specific competition is the worst form of competition, like you and other UPSC aspirant जो इतने सारे लोग मेरे को अभी सुन रहे हैं, hundreds of people listening to me right now. So this is the worst form of competition, right? यूपीएससी सरदर्द हो जाता होगा आपका, राइट? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जो आप देखो शुरू के 15 साल तो काउंट नहीं करते हैं, शुरू के 18 साल जब आप बच्चे हो तो हटा दो। मोस्ट ऑफ यू आर गोइंग टू लिव फॉर 70 years, राइट? एवरेज। सो इफ यू 68 इज द एवरेज लाइफ स्पैन, 68 में से 18 हटा दिए तो 50 साल बचते हैं। 50 साल आपकी कायदे की लाइफ है, उसमें से आप 8 साल हटा दोगे तो दैट इज लाइक 1/6 ऑफ योर लाइफ, राइट? And you are just spending it in absolute competition, so you can imagine that how bad it can be. Now extinction occurs because of two reasons, okay? So let us say I am a science and technology educator, right? I can teach other things, but just assume that I only know science and tech, right? Let's say tomorrow UPSC removes science and tech, so I am useless. If I only do this in my entire life, then I'll become useless, right? So I'll lose my job, I'll not be able to do anything. What happens with two optional theory? A lot of educators, those who are teaching one optional, उनकी दुकानें बंद हो गई, right? So this is a change in the environment. So for example, woolly mammoth cannot survive hot environment. It's impossible for woolly mammoth to survive hot environment, right? For example, जैसे मैंने आपको example दिया था डोडो का, right? So डोडो was living for thousands of years, बड़ा चिल करती थी, मस्त थी, मॉरिशियस पे अपना राज था उसका। 500 साल पहले ह्यूमन बींग्स गए ना, उसको उड़ना है और ना उसने कभी ह्यूमन बींग जैसा इंसान को देखा है, वो बड़ा मस्ती से वहां पे घूम रहा है और उनको मार के खा गए वो 100 साल में, समझ लो। सेम बिल मैंने आपको बताया था, मोआ करके एक बर्ड होता था न्यूजीलैंड पे। सो या तो चेंज हो गया एनवायरनमेंट आपका, या दूसरा होता है बायोलॉजिकल कंपटीशन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो रैबिट को कहीं छोड़ देते हो तो इट इज सेड दैट दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, राइट? अगर आपने वाइल्ड में रैबिट्स को छोड़ दिया तो डियर की पॉपुलेशन कम हो जाती है, because they outbreed so fast, they breed bloody so fast that every month they are producing babies, समझ रहे हो? हर महीने उनके बच्चे पैदा होते हैं, फिर उसमें लाइन लगा देते हैं वो, ओके?
सो दे विल बेसिकली ईट ऑल दी ग्रास, ऑल दी प्लांट्स, कुछ नहीं छोड़ेंगे वहां पे. सो दैट इज कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल कंपटीशन. और उनसे compete कर पाना ना के बराबर है. इवन इफ टाइगर्स ईट देम, wolves eat them, human beings eat them, but they will basically reproduce every month. Can you imagine? और वो लिटर पैदा करेंगे, मतलब लाइन लग जाएगी आपकी, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, 16, 32. the before you know it, lakhs of rabbits are there. Okay. So species find it very difficult to keep at pace with the changes, right? Most of us are not able to adapt to UPSC, right? Most of us are not able to adapt to rigors. Most of us find it very difficult to study for 8 to 10 hours. अभी तक लाइफ में चिल किया, एकदम से 8 से 10 घंटे रोज रोज पढ़ाने के लिए डाल दिया. So just imagine, put yourself in it, right? You find it very difficult to keep at pace with the change that occurs in their surrounding, isn't it? And existence of, and we know that different species existed because we have fossils. Now extinction can also happen because of natural disaster, like earthquakes, tsunamis, volcanoes, human activities like deforestation, overexploitation, environmental pollution, which have destroyed the habitats. I know about rabbits because मेरी नानी के घर पे हुआ करते थे. एंड आई रिमेम्बर, जब भी मैं जाता था तो वहां पे ऐसे मतलब 30, 40, 50, 100, एक दो छुट्टी में ऐसी हालत खराब हो जाती थी वहां पे, करते क्या है यार ये. सो बट एनीवे, देन आई लेटर रियलाइज्ड. सो और उनको खा भी जाते हैं, कुत्ते बिल्ली खा भी जाते हैं, डजेंट मैटर टू देम. ओके. सो बिकॉज देर आर सो मेनी रैबिट्स, डोंट केयर. ठीक है, दे आर डिफेंसलेस क्रिएचर, राइट? आई होप यू नो दैट. So their strategies to produce so many rabbits, it doesn't matter. So population in ecology, I have already covered the concept, characteristics, density, natality, mortality, dispersal, age distribution, sexual, biotic, and population growth will cover quick. Okay. So population is a group of organisms of the same species. Population always talks about a total number of individuals in that area, isn't it? So individuals are born, they undergo death, but population can continue, isn't it? तो अभी मैं कहीं तो पढ़ रहा था, इटली की पॉपुलेशन काफी कम हो रही है. सो इट्स वेरी शॉकिंग स्टैट्स विच यू वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम मी. सो जो इटली की पॉपुलेशन है वो भी करीब 6 करोड़ है, और 2050 में वो 5 करोड़ हो जाएगी. डू यू नो दिस? सो इट विल फ्रॉम 6 करोड़, इट विल काउंट डाउन टू 5.2 करोड़. एक हमारा इंडिया है, क्योंकि जब तक तो झंडे गाड़ देंगे हम दुनिया में. सो तो 6 करोड़ से 5 करोड़ होने वाले हैं सर वहां पे. 1 करोड़ की वैकेंसी खुलने वाली है, पहुंच जाओ. ठीक है. सो दैट्स व्हाई इंडियंस विल फाइंड देम एवरीवेयर, लाइक डूइंग ऑल दीज जॉब्स एक्सेट्रा. Population will be very old, etc. Yeah. So other countries may at least they are incentivizing. So for example, so there are different countries like China is stopping its like वन चाइल्ड पॉलिसी को रोक दिया है. बोले बच्चे पैदा करो, अब ये अलग लेवल चल रहा है. ठीक है. सो जापान की भी हालत तो खराब ही है. अभी जो उसकी पॉपुलेशन है वो करीब 13 करोड़ है, और 50 साल बाद 8.5 करोड़ रह जाएगी. डू यू नो दिस? Japan's population is around 13 crore right now. It will become 8.5 crore in 50 years. Okay. So imagine this, that 4.5 crore vacancies are coming up basically. So other countries will definitely fill them, right? 13 करोड़ से 8.5 करोड़, इमेजिन करो. जस्ट इन 50 years, हमारे लाइफ टाइम में हो जाएगी. सो काफी लोगों को शॉकिंग लगता है नंबर, बट उनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी कम हो रही है रोज, डेली बेसिस पे. कम इसलिए हो रही है सर, वो बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे तो कमी होगी मतलब. और कहाँ से आएगी पॉपुलेशन? तो नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ चिल्ड्रन, तो कमी होगी पॉपुलेशन, और कैसे होगी? और क्या रीजन हो सकता है जापान में पॉपुलेशन कम होने का? सो देर इज कंटिन्यूटी इन अ पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन. सो दे हैव द हाईएस्ट ब्लडी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन द वर्ल्ड. So obviously death goes out of the picture, right? So that is not the case. So main factors are obviously birth and immigration. Okay. So main factors which cause decrease in population are death and immigration. So जब मैं छोटा था तो we used to be like जब हम पैदा हुए थे तो Indians used to be 1 in 7. Do you understand? Then right now Indians are 1 in 6. Very soon will be 1 in 5. तो जिस हिसाब से जा रहे हैं हम 1 in 5 हो जाएंगे बहुत जल्दी. Okay.
So main limiting factors for the growth of population. Okay, no, this is inevitable. ठीक है, और एंड गेम में डायलॉग बोलता है ना, आई एम इनएविटेबल, दिस इज इनएविटेबल. सो टीएफआर कम होने से क्या होता है सर, आपका अगर गाड़ी 200 की स्पीड पे चल रही है और आपने एक्सेलरेटर पे पाँव हटा दिया है तो गाड़ी थोड़ी रुक जाएगी. अगर आपकी गाड़ी 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और आपने एक्सेलरेटर से पाँव हटा दिया है तो गाड़ी थोड़ी रुक जाएगी. गाड़ी तो चलते चलते भी बहुत सारे किलोमीटर्स कवर कर लेगी, राइट. सो अरे रिप्लेसमेंट पे कैसे आ जाएगी, इंडिया की कैसी बातें कर रहे हो, यूपी बिहार राजस्थान ये कहाँ गए सर. बायोटिक components, you are talking about Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana. Okay, you are talking about other states. So characteristic of a population, if it is actually TFR is 2.1, then the population will stop increasing instantly. Do you know this? पॉपुलेशन बढ़ना बंद हो जाएगी सर. रोज लोग मरेंगे, रोज लोग पैदा होंगे. ओके, ऐसा नहीं होगा 50 साल बाद कुछ चेंज आएगा. डेली लोग मरते हैं, डेली लोग पैदा होते हैं, राइट. इफ योर टीएफआर स्ट्राइक्स 2.1, योर पॉपुलेशन विल इंस्टेंटली स्टॉप ग्रोइंग. समझ रहे हो क्या? ऐसा नहीं होगा टीएफआर 2.1 आज हो गई और 100 साल के बाद जाके रुकेगी पॉपुलेशन. इंस्टेंटली पॉपुलेशन विल स्टॉप. ओके, but even if it is 2.3, 2.4, your population will continue to rise. So characteristics होते हैं पॉपुलेशन के, डेंसिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट, डिस्पर्सल. एक कॉमन सेंस है. डेंसिटी इज इंडिविजुअल्स लिविंग एट अ गिवन टाइम इन a particular area. Okay, so birth rate basically means ratio of live person in area per 1,000 population. Death rate is the ratio of death per 1,000. Dispersal is immigration and immigration. अगर अंदर आएंगे तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, बाहर जाएंगे तो पॉपुलेशन कम होगी. So this is a very simple diagram. Can you see this? Population density will increase if there is immigration. If there is birth, population density will decrease if there is mortality and if there is immigration. Now age distribution, हम कई सारे पिरामिड्स बनते हैं. ओके, जैसे ऐसे ऐसे आपने पिरामिड देखे हैं ऐसे. एक ये पिरामिड होता है, एक ये पिरामिड होता है. ओके, एक ये पिरामिड होता है. तो डिफरेंट पिरामिड्स होते हैं. सो जैसे ये वाला पिरामिड है, जैसे नाइजीरिया का एग्जांपल लेता हूं मैं. नाइजीरिया विल बी ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ लाइक दिस काइंड ऑफ अ पिरामिड. ज्यादातर पॉपुलेशन आपकी बहुत यंग है, फिर अडल्ट्स भी हैं और ओल्ड तो है ही, एग्जिस्ट ही नहीं करते. इज इट क्लियर? सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अ नाइजीरिया टाइप ऑफ अ कंट्री कि ज्यादातर पॉपुलेशन चिल्ड्रन की बनी हुई है, अडल्ट्स भी हैं ठीक ठाक, बट ओल्ड पीपल एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. ठीक है, ये ऐसी एग्जांपल होगा, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली कंट्री का एग्जांपल होगा. ओके, दिस इज नॉट जापान. So this is a country where like adults and young are there. Adults are more bulging, elderly उतने नहीं है, बच्चे भी उतने नहीं है. Japan will be like old, elderly people will be much higher in this case. Okay, so I'll just give you this. Okay, so I'll draw these diagrams later on. Don't worry about it. ठीक है, but this is the worst form of diagram. समझ रहे हो? So this is the worst form of diagram कि यहाँ पे सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं. ओके, और यहाँ पे बहुत है और यहाँ पे बिल्कुल ही एग्जिस्ट ही नहीं करते. दिस इज द वर्स्ट अंडर डेवलप्ड कंट्री का डायग्राम है. ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ देखो चालू तो ऐसे ही होती है, बट हमेशा वो कैरिंग कैपेसिटी पे आके फ्लैट लाइन हो जाती है. तो यू कैन नॉट कैरी मोर देन द एनवायरमेंट. बाय द वे क्वेश्चन आया था आपकी बार यूपीएससी में, मेंस एग्जाम में. आपको लग रहा होगा टाइम पास कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया था कैरिंग कैपेसिटी. सो food and space will determine like how many organisms of a species can survive. So ग्रोथ ऐसी होती है, बट वो कैरिंग कैपेसिटी टच होते ही कैप कर जाती है. समझ रहे हो? तो ऐसा कर्व आता है, इसको बोलते हैं एस शेप्ड कर्व. समझ रहे हो? ऐसे है ना इसकी शेप, एस शेप्ड कर्व. ये इकोनॉमिक्स कब से हो गया सर? एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है कैरिंग कैपेसिटी. So it is the limit beyond which a habitat cannot provide resources to support growth of a population. So community in ecology, stratification, species diversity. Communities have different kinds of organisms of different species. Climate play a very important role in deciding the community. Then you have stratification also. Okay, so this is like ground layer of moss, liverworts, herbs, short shrubs, tall shrubs, understory trees, layer of canopy of lower trees, overstory, emergent tree layer, etc. Then species diversity is also there, very very important. And communities with high species diversity are more stable.
diversity is calculated by number of species, richness, evenness, etc. And greater the number of species, more even their distribution, greater is the species diversity. तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे अच्छे से. So I hope you like the class today, and thank you for watching me, and have an awesome day. Take care and good night.